सभी को सुरेश स्वदेशी का नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष हूँ नया वीडियो लेकर के, और ये वीडियो जो है भारत के जो नेशनल सिंबल्स हैं अर्थात भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनसे संबंधित ये वीडियो है। तो देखिए, वैसे जानकारी बहुत छोटी सी हो सकती है, लेकिन इतनी छोटी है नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और मेरा ये मानना है कि ये हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, हर भारतीय को इसका ज्ञान होना चाहिए कि कौन कौन से भारत के राष्ट्रीय सिंबल्स हैं, राष्ट्रीय प्रतीक माने गए हैं, सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं, और हमें उनका सम्मान भी करना है। तो चलिए हम इन्हीं को लेकर के एक एक करके इन प्रतीकों के बारे में, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल सिंबल्स हैं, उनको जान लेते हैं। सबसे पहले सरकारी मुहर, या जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसे हम अशोक स्तंभ से जो लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ, जो अशोक मौर्य शासक थे उनके द्वारा एक स्तंभ बनाया गया था जो कि सारनाथ में स्थापित था। उसी में एक उसके ऊपर की तरफ, स्तंभ के ऊपर की तरफ एक चिन्ह बना हुआ है, एक प्रतीक बना हुआ है, वो ही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। ये अशोक स्तंभ जो हैं, इसमें जो खास बात है कि इसमें चार जो सिंह या शेर जो हैं वो चारों दिशाओं की तरफ मुख करके बैठे हुए, अर्थात उनकी पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। और इनके नीचे जो एक पेडस्टल बना हुआ है, एक चबूतरा है, उस चबूतरे पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक बैल और एक शेर उत्कीर्ण है, अर्थात वो बने हुए हैं, उनकी आकृतियाँ बनी हुई है। ये जो चारों जानवर हैं, जो पेडस्टल या उसके जो आधार पे जो बने हुए हैं, ये गौतम बुद्ध के उससे संबंधित है, उनके जीवन की घटनाओं से संबंधित है। तो इसमें हाथी जो है वो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना गया है। बैल जो है वो गौतम बुद्ध के पालन पोषण का प्रतीक है। घोड़ा उनके मोक्ष अर्थात महाप्रयाण जो हुआ उनका, उसका प्रतीक है। और शेर जो है ज्ञान का प्रतीक माना गया है, जो बोधि ज्ञान उनको प्राप्त हुआ उसका प्रतीक है। तो ये चूँकि मौर्य शासक अशोक ने भी बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो उसी को प्रतीकात्मक रूप में इस स्तंभ पर बनाया गया है। इन जानवरों में चारों जानवर जो हैं उनके बीच बीच में जो है एक 24 तीलियों वाला एक अशोक चक्र है, जो भारतीय तिरंगे में भी लिया गया है। ये चक्र धर्म, गति और प्रगति का प्रतीक है, अर्थात लगातार 24 घंटे जो भारत की प्रगति होनी चाहिए, उसी को प्रतीकात्मक रूप में यहाँ माना गया है। स्तंभ पर सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते जो कि भारत के प्राचीन ग्रंथ एक हैं, मुंडकोपनिषद, वहाँ से ली गई है, और इसका अर्थ है कि सत्य की सदैव जय होती है, विजय होती है। तो ये है भारत के सरकारी मुहरिया राष्ट्रीय प्रतीक। दूसरा जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लें तो भारत का राष्ट्रगान, अर्थात इसे इंग्लिश में नेशनल एंथम के रूप में जाना जाता है। ये नेशनल एंथम जो है, राष्ट्रगान जो है, वो मूल रूप से जो महान कवि भारत के हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, उनके द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था। और 24 जनवरी 1950 को इसे जो है भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा थी, उसने इसके हिंदी संस्करण को, हिंदी वर्जन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में, भारत के राष्ट्रगान, नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया। अगर इसके गाने की बात करें तो इसको पहली बार जो है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कोलकाता में अधिवेशन था, उस समय इसको गाया गया था पहली बार। उसके बाद ये पहचान बनता गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत के सम्मान के रूप में इसको जो है गाया जाने लगा, और अल्टीमेटली 24 जनवरी 1950 को इसको भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। इस पूरे जो गीत में 5 छंद हैं, टोटल 5 जो है छंद है लिखे गए हैं। पहले छंद में राष्ट्रगान का पूरा संस्करण, जो हम राष्ट्रगान गाते हैं उसका पूरा संस्करण इसी में शामिल है। राष्ट्रगान से आप परिचित हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, ये भारत का राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान को जो गाने का पूरा जो संस्करण है, ये जो हम देख रहे हैं सामने, इसको गाने के लिए जो निर्धारित समय है, अर्थात इसकी गति, राग और लय जो मिला करके वो 52 सेकंड का समय लगभग माना गया है, अर्थात इसका जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो 52 सेकंड में गाया जाना चाहिए। छंद की जो पहली और आखिरी पंक्ति का एक लघु स्वरूप भी कई बार गाया जाता है, तो इसका जो गाया जाने का जो है, कई अवसरों पे इसको गाया जाता है। तो इसकी जो गाने की जो अवधि है, टाइम पीरियड है, वो 20 सेकेंड्स या 20 सेकेंड लगभग
मानी गई है। आगे हम बढ़े तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम आपने सुना होगा, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्सनाम पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिनीं सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। तो ये भारत का जो वंदे मातरम गीत है इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में माना गया और ये 19वीं सदी के भारत के प्रसिद्ध लेखक हुए बंकिम चंद्र चटर्जी। उन्होंने एक उपन्यास लिखा जिसका नाम था आनंद मठ। उस आनंद मठ में जो है ये गीत लिखा हुआ था और उसी को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। ये गीत पहली बार अगर बात की जाए तो राजनीतिक रूप से जो है 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन था, उसमें गाया गया था और इसकी धुन और संगीत जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने तैयार किया। आगे चलकर ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम, जनभावनाओं और राष्ट्रगान जो राष्ट्रवाद था, नेशनलिज्म, उसका प्रतीक के रूप में बन गया। और 24 जनवरी 1950 को जो संविधान निर्मात्री सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसने इस वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया। मातृभूमि की सुंदरता का वर्णन करने वाला ये गीत जो है, इसके पहले 2 छंद जो हैं वो ही राष्ट्रीय गीत में शामिल किए गए हैं। गीत के अर्थात पूरा गीत तो बड़ा है पर इसके शुरुआत के जो 2 छंद हैं उन्हें राष्ट्रगीत के रूप में लिया गया है। इसके बाद बात करें तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, तिरंगा झंडा, ट्राइकलर, तो ये जो है भारत का प्रतीक है, भारत की शान है, आन है, मर्यादा है। और हर राष्ट्र का एक राष्ट्रीय ध्वज होता है, उसी तरीके से जो वो राष्ट्रीयता का प्रतीक होता है उस राष्ट्र की राष्ट्रीयता का प्रतीक माना जाता है। और इसी प्रकार से तिरंगा जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज है और भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने इसको 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है, अर्थात इसकी लंबाई 3 होगी तो फिर चौड़ाई 2 होगी, तो ये इसका अनुपात माना गया है। इस तिरंगे में कुल 3 रंग है, इसीलिए इसको तिरंगा अर्थात 3 रंग वाला झंडा कहा गया है। इसमें 3 रंगों में सबसे ऊपर की तरफ जो है केसरिया रंग है, बीच में इसमें सफ़ेद रंग है और नीचे की तरफ हरा रंग है। केसरिया जो रंग है ऊपर की तरफ वो बलिदान का प्रतीक है, बीच में जो सफ़ेद रंग है वो प्रकाश और शांति का प्रतीक माना गया है और जो सबसे नीचे हरा रंग है वो भारत में हरियाली और प्रगति का प्रतीक माना गया है। ध्वज के मध्य में अगर आप देखेंगे तो सफ़ेद पट्टी पर 24 तीलियों वाला गहरा नीला एक गोला बना हुआ है, चक्र है, जो धर्म का प्रतीक होकर 24 घंटे भारत की प्रगति, निरंतर हो रही प्रगति को संकेतिक करता है। ये भारत का जो अशोक का सारनाथ का स्तंभ है वहीं से लिया गया है। पिंगली वेंकैया जो हैं वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जनक माने गए। उन्होंने 1916 में 1916 में पहली बार जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए ध्वज बनाया था। भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना बड़ा आवश्यक है। 2002 से पहले राष्ट्रीय ध्वज को आम नागरिक केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही फहरा सकते थे, लेकिन उसके बाद इसे आम नागरिकों के लिए भी अलाउ कर दिया गया है, इजाज़त दे दी गई है कि वो उसे फहरा सकते हैं, लेकिन सम्मान के साथ। ये ज़रूर है कि इसमें सम्मान होना चाहिए। और वर्ष 2022 और 23 से जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है भारत सरकार ने हर घर तिरंगा करके एक महोत्सव भी चलाया, जिसके तहत सभी नागरिकों को जो है तिरंगा फहराने की स्वीकृति प्रदान की गई। देश पर कोई संकट आने या किसी मुख्य नेता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया जाता है, अर्थात ये आधा झुका दिया जाता है ऐसी स्थिति में। लेकिन राष्ट्रीय त्योहारों जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती आदि पर झंडा जो है वो झुकाया नहीं जाता है, उसे फहराया जाता है। अभी जो हम देख रहे थे, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान जो है भारत के तिरंगे का महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रतिलक्षित हुआ, दिखाई दिया सबको कि तिरंगे के साथ भारत की जो लोग थे, वहाँ से नागरिक थे, उनको भारत आने की इजाज़त दोनों ही देशों द्वारा दी गई। अगला जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसे हम राष्ट्रीय पशु कहेंगे, वो है बाघ, टाइगर, जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रस। इसको 1972 में भारत
भारत का राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल घोषित किया गया। विश्व में जो है बाघों की सबसे अधिक संख्या भारत में ही पाई जाती है। बाघ को सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत में पूजनीय माना जाता रहा, तो ये कोई नई बात नहीं है, हम प्राचीन काल से ही इसे पूजनीय मानते रहे हैं। टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के शासक थे, उन्होंने भी बाघ को जो है अपने राज्य के प्रतीक के रूप में अपनाया था। बाघ की 8 प्रजातियां हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध जो है वो रॉयल बंगाल टाइगर है, जो पूरे भारत में पाया जाता है। और 1973 में जो है बाघ संरक्षण परियोजना भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी। इसके तहत देश में 38 आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, जिनमें बाघों के संरक्षण के लिए जो है कानून बनाए गए हैं। अगला जो प्रतीक है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, वो है राष्ट्रीय पक्षी। बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे, बड़ा सुंदर सा पक्षी है मोर, भारतीय मोर, जिसे पावो क्रिस्टेटस भी कहा जाता है। साइंटिफिक नेम इसका है पावो क्रिस्टेटस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह एक रंगीन हंस के आकार का पक्षी है, जिसके पंख के आकार के पंखों की कलंगी, आँखों के नीचे एक सफ़ेद धब्बा और लंबी पतली गर्दन होती है। सब परिचित हैं वैसे, पर कुछ जो है शब्द हैं वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रजाति में जो नर है वो मादा की तुलना में अधिक रंग बिरंगा या रंगीन होता है। उसमें उसके चमकदार नीले जो है स्तन होते हैं, गर्दन और लगभग 200 लंबे पंखों का एक शानदार कांस्य हरा निशान उस पर होता है। जो मादा है अर्थात मोर की जो प्रजाति में मादा होती है वो भूरे रंग की होती है और नर से थोड़ी साइज आकार में भी छोटी होती है। नर का जो विस्तृत प्रेमालाप नृत्य पूंछ को फैला करके जो नृत्य करता है वो वास्तव में ही बड़ा भाव भंगिमापूर्ण एक दृश्य होता है, जिसे हम देख करके बड़े खुश होते हैं, सभी खुश होते हैं। अगला जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय कैलेंडर, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय संवत जो है वो शक संवत माना गया है, शक संवत पर आधारित है और इसके जो पहला महीना है वो चैत्र है माना जाता है। सामान्य वर्ष में इसके जो भारत के शक संवत पर आधारित इस कैलेंडर में 365 दिनों का ही होता है और इसे जो 22 मार्च 1957 ईस्वी से ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ भारत में अपना लिया गया था। इसके जो यूजेज हैं राष्ट्रीय कैलेंडर के, वो पर्टिकुलरली कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत सरकार के राजपत्र में ये ज़रूर इसकी जो तिथियां वगैरह अंकित होती हैं। भारत सरकार के जितने भी कैलेंडर होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो समाचार प्रसारण है, दूरदर्शन है, उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और सरकार को संबोधित किए जाने वाले कोई से भी संदेश है उनमें भी राष्ट्रीय कैलेंडर जो भारत का है उसका प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर जो भारत का है उसकी जो तिथियां हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों के साथ स्थायी पत्राचार होती है, अर्थात वो करेस्पॉन्डेंट में उससे मिलान खाती हुई होती है। और जो चैत्र प्रतिपदा जो है जहाँ से भारत ये इस कैलेंडर वर्ष की शुरुआत मानी जाती है वो संभवतः 22 मार्च को और लीप वर्ष में ये 21 मार्च को आती है। चैत्र प्रतिपदा जहाँ से इस भारतीय जो राष्ट्रीय कैलेंडर है इसकी शुरुआत होती है। शक संवत के जो महीने हैं अर्थात ये जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है इसके जो महीने हैं वो 12 महीने ही हैं। इनके नाम जो हैं वो वैसे तो हम परिचित हैं, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसका प्रथम माह जो है वो चैत्र है, दूसरा वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीर्ष या मंगसर, पौष, माह और फागुन। तो ये 12 महीने जो है भारत के इस राष्ट्रीय कैलेंडर के तय हैं। भारतीय जो पारंपरिक कैलेंडर है उसको पंचांग के नाम से भी जाना जाता है और इसके 5 अंग है, तो नाम में ही लिखा हुआ है पंच अंग, पंचांग। तो ये 5 अंग कौन कौन से हैं? इनमें दिन या सौर दिवस, तिथि या चंद्र तिथि, उसके अलावा नक्षत्र, योग और करण। तो ये 5 अंग जो है भारत के जो परंपरागत कैलेंडर है पंचांग, उसकी 5 अंग माने गए हैं वो हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय पुष्प की, जो कि कमल है। कमल जिसे जो साइंटिफिक नेम जिसका है नेलुम्बो नुसिफेरा गार्टन, ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, फ्लावर है, नेशनल फ्लावर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ये एक पवित्र फूल है जो प्राचीन भारतीय कलाओं और परंपराओं में से एक विशेष महत्व इसका रहा है। प्राचीन काल से ही ये भारतीय संस्कृति में एक पवित्र प्रतीक के रूप में माना जाता रहा है और भारत में जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो भी वहाँ पर वो कमल पर विराजमान है, सरस्वती माँ के साथ भी इसका संबंध है। तो एक बहुत ही पवित्र जो है पुष्प माना गया है।
इस धार्मिक महत्व के साथ साथ सौंदर्य प्रसाधनों के अलावा इसका जो है कई औषधियों में भी इस पुष्प का प्रयोग किया जाता है। तो ये केवल एक सामान्य पुष्प नहीं है, ये धार्मिक और औषधीय और सौंदर्य आर्थिक रूप से कई प्रकार से लाभदायक पुष्प है, फ्लावर है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की, जो है बरगद का पेड़, बरगद बैनियन ट्री। बरगद का पेड़ जो है, जिसे फिकस बेंगालेंसिस भी कहा जाता है, फाइकस बेंगालेंसिस या फिकस बेंगालेंसिस, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष या पेड़ है। ये एक सदाबहार पेड़ है जो कभी भी अपनी पत्तियों को नहीं गिराता है, और इसकी कई सारी शाखाएं होती है जो नीचे की तरफ लटकते हुए गिरते हुए जो है ज़मीन में समा जाती है और एक तने का आकार ले लेती है, और इस वृक्ष के जो है अलग अलग जो है फैलाव को, इसके विस्तार को जो है सपोर्ट करती हैं। विश्व का जो सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है वो कोलकाता के जो बॉटेनिकल गार्डन है वहाँ पर है, और इसमें ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1000 शाखाएं हैं, इसकी ब्रांचेज 1000 के आसपास हैं। बरगद का पेड़ जो है छाया तो देता ही है, साथ ही ये औषधियाँ, मेडिसिन्स बनाने में, पत्ते, कागज़, फर्नीचर आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और शायद इसी कारण से इसको भारत का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट, जो कि मैंगो, आम, सबका स्वादिष्ट, सबका लाडला प्यारा आम, जिसे मैग्नीफेरा इंडिका भी कहा जाता है, मैनिफेरा इंडिका, ये भारत का राष्ट्रीय फल है, और ये जनरली जो है उष्णकटिबंधीय जो है देशों में खास करके उगता है, उगाया जाता है, इसकी कल्टीवेशन होती है। सब ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वहाँ पर इसकी फार्मिंग अच्छे से होती है। फलों का राजा भी इसे कहा जाता है। भारत में जो है इसके पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी भागों में इसकी खेती की जाती है या उगाया जाता है। आम जो है विटामिन ए, सी और डी का एक समृद्ध या अच्छा स्रोत माना जाता है। भारत जो है, हमारे पास आमों के सैकड़ों किस्में हैं, इनमें आप बड़े दशहरी जो है, लंगड़ा है, बहुत सारे प्रकार हैं जो आप खाते पीते रहते हैं हम सब लोग। इनमें आकार और रंगों के अलग अलग आकार के आम मिलते हैं, और ये खेती प्राचीन काल से ही यहाँ पर चली आ रही है। अब हम बात कर रहे हैं भारत के राष्ट्रीय खेल की, जो कि हॉकी है। हॉकी भारत का जो राष्ट्रीय खेल हॉकी माना गया है, और इसमें जो ओलंपिक खेलों में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीतकर जो है इस खेल में लगभग अपना वर्चस्व बनाए रखा था, और ये हुआ 1928 से 1956 की अवधि में। भारत के जो हॉकी का है वो स्वर्ण काल माना जाता है। मेजर ध्यानचंद जो है इस हॉकी को एक नया आयाम देने वाले खिलाड़ी रहे, और इन्हें भारतीय हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को भारत सरकार ने जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह, अर्थात पहले भारत की मुद्रा का, जैसे डॉलर वगैरह का होता है, भारतीय मुद्रा का कोई चिन्ह नहीं था, लेकिन जो है 2009 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने जो है नागरिकों से इसके डिज़ाइन आमंत्रित किए थे, और इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में जो IIT मुंबई के एक PG के स्टूडेंट थे D उदय कुमार, उन्होंने इसके डिज़ाइन को तैयार किया, डिज़ाइन करके भेजा, तो उनकी डिज़ाइन फाइनली इस सिंबल के लिए सेलेक्ट हुई। ये डिज़ाइन जो है देवनागरी की लिपि का जो र शब्द है, उस अक्षर से बनाया गया है, जिसमें एक क्षैतिज आड़ी रेखा खींची हुई है। 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने जो है इस प्रतीक को स्वीकार कर लिया, और अभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। अगला जो प्रतीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, वो है राष्ट्रीय जलीय पशु, अर्थात राष्ट्रीय पशु तो हमारे यहाँ टाइगर था ही, उसके बाद में एक वाटर एक्वेटिक एनिमल को भी जो है नेशनल लेवल पे जो है एक सिंबॉलिक रूप दिया गया, और ये हैं सूसू या डॉल्फिन। डॉल्फिन की एक स्पीसीज़ है जिसे सूसू कहा जाता है, और ये भारत की जो गंगा नदी है उसी में विशेष रूप से पाई जाती है। तो भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को एक स्तनपायी मैमल जो जीव था डॉल्फिन, जिसे सूसू मछली भी कहा जाता है, भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु या नेशनल एक्वेटिक एनिमल के रूप में डिक्लेयर किया। ये जो है गंगा नदी के ताज़े पानी में पाई जाने वाली एक मछली है, और बेसिकली ये ब्लाइंड फिश है, अंधी मछली है, लेकिन इसकी सूंघने की जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी मानी गई है, और ये भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में पाई जाती है। एक सोशल एनिमल के रूप में भी है। इसकी खास बात ये कि बड़ा सोशल क्रिएचर है ये, और ये ग्रुप में रहता है, हमेशा समूह में रहता है,
और भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में ये देखा जा सकता है। नेशनल रिवर, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। गंगा, जिसे हम गंगा माँ के रूप में भी पहचानते हैं, और नमामि गंगे अभी जो का कार्यक्रम चल रहा है वो एक बहुत बड़ी परियोजना है भारत सरकार की, जिसके तहत इस नदी को जो प्रदूषित किया गया उसको प्रदूषण को हटाने, इसको शुद्ध रूप में, इसके परंपरागत स्वरूप में लौटाने का एक प्रयास भारत सरकार के द्वारा वृहद स्तर पे किया जा रहा है। गंगा को ये भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी रही है, जिसका धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक कई कई प्रकार से इसका महत्व रहा है, और इसको पवित्र नदी भी माना जाता है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड के पास है वहाँ से निकल के आती है। और वेदों और पुराणों में भी इस नदी का जो है उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसका जो ये अपने गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन उद्गम होने के बाद ये लगभग 2500 किलोमीटर तक बहती है, और बाद में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसके कई सारे नाम हैं, जिनमें जैसे भागीरथी, जानवी, मिलंगना, मंदाकिनी, ऋषिगंगा, सरस्वती, अलकनंदा आदि कई सारे नामों से ये जानी जाती है। ये नदी जो है बांग्लादेश में भी बहती है, जहाँ पर इसका नाम जमुना है। 4 नवंबर 2013 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया। तो साथियों, ये थे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होंगी। तो आप देखते रहें, वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे जो है मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहे। आपके कमेंट्स के भी मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ कि अच्छा बुरा सुधार जो भी आप चाहते हैं वो मुझे सजेस्ट करें, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ तैयार करके और वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।